students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine and fit at home. आप सभी अपने स्टडी पे फोकस किए हुए हैं, अच्छे से रेगुलर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th हिस्ट्री में. हमारा लास्ट चैप्टर प्रोग्रेस पे है एंड दैट इज पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकीकरण के रास्ते. आधुनिकीकरण के रास्ते की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनके बारे में रीड करने वाले हैं, रीड कर रहे हैं कि किस प्रकार से चाइना और जापान दोनों ही कंट्रीज ने अपने आप को किस प्रकार से एक पावरफुल कंट्री के रूप में स्टेब्लिश किया. जापान का वी हैव ऑलरेडी रीड एंड वी वर डिस्कस अबाउट द चाइना. चाइना के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि चाइना के ऊपर किस प्रकार से जो एम्परर सिस्टम था वो कह सकते हैं कि 16 और 17 सेंचुरी का जब एंड हुआ तो धीरे धीरे कमजोर होने लगा था. और उसके बाद चाइना में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण कह सकते हैं कि जो चाइना को आगे बढ़ने में, डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा परेशानियां आई. उसके बाद किस प्रकार से वहां पर डेमोक्रेसी को रखा गया, किस प्रकार से वहां पर डेमोक्रेसी को लाया गया. सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. द ओपियम ट्रेड. हम बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में अफीम युद्धों के बारे में कि अफीम जो युद्ध थे चाइना और ब्रिटेन के बीच में हुए थे. किस बात को लेकर हुए थे कि जो ब्रिटेन था वो क्या कर रहा था कि चाइना में इंडिया से जो अफीम खेती करवा के वहां पर ले जाकर उसको वहां पर बेच रहा था और जो चाइना की पॉपुलेशन थी वो क्या हो रहा था कि वो अफीम की आदी हो चुकी थी. इसी बात को लेकर चाइना और ब्रिटेन के बीच में जो ओपियम वार थे वो हो रहे थे. और इस चीज से ब्रिटेन क्या कर रहा था, वो बेनिफिट ले रहा था, वो लाभ ले रहा था कि वहां पर इंडिया से सस्ते दामों पर उसको खरीद रहा था, चाइना में बहुत ज्यादा प्राइसेस के ऊपर उसको बेचकर बेनिफिट ले रहा था. तो एक ये मेन कारण था कि चाइना इस चीज के अगेंस्ट में था क्योंकि सारी की सारी पॉपुलेशन ही अफीम की कह सकते हैं कि गिरफ्त में आ चुकी थी. तो इसी बात को लेकर ओपियम ट्रेड जो ब्रिटेन कर रहा था उसको लेकर वॉर स्टार्ट हो गई चाइना और ब्रिटेन के बीच में. अब उसके बाद बात करते हैं हम कन्फ्यूशियनिज्म की कि कन्फ्यूशियस एक चाइनीज फिलोसफर थे जिनके विचार कह सकते हैं चाइना में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए और जिनको ही आधार मानकर, बेस मानकर आगे जो स्टूडेंट्स वगैरह रीड कर रहे थे उन्होंने उनके विचारों को आगे लाने के लिए इस दिशा में काम किया. उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी शिक्षाएं थी, उनके जो आइडियाज थे नए नए वो सारे के सारे वो लोग अडॉप्ट कर रहे थे. उसके बाद बात आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन एजुकेशन इन चाइना. चाइना ने क्या किया, अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन लेने के लिए वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वहां पर भेजा. वहां से नए नए आइडियाज वो लोग वहां पर लेके आए. उसके बाद चाइनीज स्टूडेंट्स वर सेंट टू स्टडी जापान, फ्रांस, ब्रिटेन एंड एस्टैब्लिशिंग द. उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अलग अलग कंट्रीज में, फ्रांस में गए, जापान में गए, वहां से अलग अलग उन्होंने उन सारी बुक्स की या कह सकते हैं कि जो भी उनके एपिक्स थे उनकी स्टडी की, साथ में चाइनीज लैंग्वेज में उनका ट्रांसलेशन किया. और इसी चीज के साथ क्या हुआ कि चाइना में कह सकते हैं कि लोगों का जो मन था वो रिपब्लिक की तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा था. क्योंकि जब नए नए आइडियाज लोगों के पास आने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये बात आने लग जाती है कि हमें भी जो कह सकते हैं हमारी जो देश में, कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो हमारे यहाँ पर भी डेमोक्रेसी हो, सभी को इक्वल राइट्स मिले और सभी लोग कह सकते हैं कि पीस के साथ वहां पर रहें. तो ये सारे रीजन थे जिसके कारण कह सकते हैं कि 1911 में चाइना में रिवोल्यूशन हुई थी, क्रांति हुई थी. सन्यात सेन जो कह सकते हैं चाइना के बहुत बड़े लीडर थे जिन्होंने चाइना के लिए बहुत ज्यादा काम किया था. 1911 में रेवोल्यूशन थी, रिपब्लिकन रेवोल्यूशन, गणतंत्र क्रांति. रिपब्लिकन रेवोल्यूशन किस कारण से हुई थी कि वहां पर जो मांचू सरकार चली आ रही थी उसको हटाने के लिए और साथ में वहां पर डेमोक्रेसी, रिपब्लिक को स्टैब्लिश करने के लिए. तो ये सारी की सारी चीजें 1911 और 12 में किसके द्वारा की जा रही थी, बाय द सन्यात सेन, रिपब्लिकन रेवोल्यूशन इन चाइना इन 1911 एंड 12. इसके बाद क्या हुआ कि जो कह सकते हैं कि देश को लीड करने वाले एक लीडर के रूप में सामने आए डॉक्टर सन्यात सेन. उसके बाद बात आते हैं मांचू एम्पायर वाज ओवरथ्रोवन. इससे क्या हुआ कि मांचू वंश जो था उसको हटा दिया गया और साथ में सन्यात सेन जो थे वो फाउंडर बने थे मॉडर्न चाइना के. अब बात करते हैं हम, हिज प्रोग्राम वाज कॉल्ड द 3 प्रिंसिपल. अब सन्यात सेन ने क्या किया था कि अपने देश को लीड करने के लिए, डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने के लिए उन्होंने 3 आइडियाज लोगों के सामने रखे और चाइनीज लैंग्वेज में इनको बोला गया सन मिंग चुई, यानी कि चाइनीज लैंग्वेज में उनके जो 3 आइडियाज थे. एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 आइडियाज गिवन बाय सन्यात सेन.
सनमिन चुई। अब इनका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, इनका मीनिंग देखते हैं थोड़ा सा। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, ये ही मीनिंग होता है चाइनीज लैंग्वेज में सनमिन चुई का, जो आइडियाज दिए गए थे sun Yat-sen ने। सबसे पहले देश में नेशनलिज्म स्थापित करना है, राष्ट्रवाद को लेके आना है, लोगों की कह सकते हैं अपने राष्ट्र के प्रति जो उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं, उनको जागृत करना है, उनको आगे बढ़ाना है। सेकंड, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है हमें अपनी कंट्री में। थर्ड, सोशलिज्म, समाजवाद स्थापित करना है। ये सारी की सारी चीजें क्या थी, ये आइडियाज दिए गए 1911 की रिपब्लिकन रेवोल्यूशन के बाद sun Yat-sen के द्वारा। नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। अब बात करते हैं इसमें एक और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, 4 मई का जो मूवमेंट था चाइना में 1919 में 4 मई का एक आंदोलन हुआ था। पीकिंग में जो स्टूडेंट्स थे और जो क्राउड थी वो कह सकते हैं पीकिंग में वहां पर ग्राउंड था, वहां पे इकट्ठे हो गए थे। अब जो ये 4 मई का जो मूवमेंट था, 4 मई का जो मूवमेंट था, वो चाइनीज हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस कह सकते हैं उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसे कि हम सभी को पता है कि स्टार्ट हुआ था 1940 में और 1918 तक ही चला था। अब उसमें क्या हुआ था, एक तरफ तो मित्र राष्ट्र लड़ रहे थे, एलाइज पावर थी, साथ में दूसरी तरफ क्या थे, एक्सिस पावर थी। तो जो चाइना ने इसमें भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, वो साथ दे रहा था इसका मित्र राष्ट्रों का, अलाइज पावर्स का। और साथ में जब इसके रिजल्ट निकले तो हम सभी को पता है कि जर्मनी था, जो भी एलाइज, जो एक्सिस पावर में जो लोग थे, उनकी तरफ क्या हुआ था कि उनके साथ संधियां की गई थी और उनके बहुत बड़े पार्ट्स को कह सकते हैं कि मित्र राष्ट्रों ने कब्जे में ले लिया था। तो इसी बात को लेकर जब चाइना ने डिमांड रखी अपनी चीजों की मित्र राष्ट्रों की तरफ से कि हमें भी इसमें शेयर चाहिए, जो आप लोग जो हारे हुए कंट्रीज हैं उनके जो रिसोर्सेज के ऊपर आप कैप्चर कर रहे हैं। तो ये चीज थी कि चाइनीज लोगों को, चाइना को बिल्कुल ही क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया उन लोगों के द्वारा। और इसी बात को लेकर चाइनीज जो लोग थे, वो जो चाइना की जो गवर्नमेंट थी उसको क्या कर रहे थे, उसको कह सकते हैं कि उनके अगेंस्ट में आ गए। साथ में जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनके अगेंस्ट में आ गए थे कि जब हम साथ दे रहे थे वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद हमें किसी भी तरह का कोई बेनिफिट ही नहीं दिया जा रहा है चाइना को। तो उन्होंने क्या किया कि वो पीकिंग में ग्राउंड में इकट्ठे हो गए सभी 4 मई को, 4 मई को, और वहां पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट ये उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अपनी गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट थे, साथ में जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनके भी अगेंस्ट में थे। तो इस प्रकार से उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन चाइना वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। अब उसके बाद हम बात करते हैं 1949 की। 1949 में क्या हुआ था कि वहां पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई और कह सकते हैं कि चाइना की रिपब्लिक बनने की दिशा में, डायरेक्शन में एक ये फर्स्ट स्टेप था 1949 में। अब उसके बाद आते हैं किसकी लीडरशिप थी यहाँ पर, माओ त्से-तुंग की। माओ त्से-तुंग 1893 से लेकर 1970 तक, 1976 तक। तो ये क्या था कि जो माओ त्से-तुंग थे उनके लीडरशिप में जो चाइना में कह सकते हैं 1949 में स्टैब्लिश की गई थी रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि उसको गणतंत्र की तरफ ले जाने के लिए एक कदम उठाया गया था। अब उसके बाद हम बात करते हैं माओ त्से-तुंग की। माओ त्से-तुंग के टाइम पीरियड के दौरान कह सकते हैं कि जो चाइना में जो लोगों के बीच में उनके विजन्स को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट्स था वो स्टार्ट हो गया था। वहां पर उसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन हुई, सांस्कृतिक क्रांति हुई और कह सकते हैं कि लोग इन सारी ही चीजों से वहां पर बहुत ही दुखी आ चुके थे। अब बात करते हैं 1978 की। 1978 में क्या हुआ था कि वहां पर रिफॉर्म्स स्टार्ट किए गए, चाइना में सुधार स्टार्ट किए गए। किसकी, जो माओ त्से-तुंग थे उनकी डेथ होने के बाद वहां पर लोगों ने सुधार को आरंभ में किया और कह सकते हैं वहां पर जो साम्यवादी दल था वो वहां पर सत्ता में आया। और 1978 में कह सकते हैं तंग सियाओफिंग के लीडरशिप में वहां पर एक कार्यक्रम की कह सकते हैं एक प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें क्या किया गया था कि चाइनीज में रिफॉर्म्स वगैरह स्टार्ट किए गए थे, सुधार शुरू किए गए थे। और इसी के कारण कह सकते हैं वहां पर सबसे पहले क्या रखा गया, डेमोक्रेसी की डिमांड रखी गई कि यहाँ पर हमारे जो चाइना है वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की जाए, डेमोक्रेसी की स्थापना की जाए। साथ में क्या हुआ, डिबेट किया गया रिफॉर्म्स इन चाइना, जो सुधार अब वहां पर किए जा रहे थे उनमें भी कह सकते हैं कि लोगों के बीच में वहां पर बहस शुरू हो गई थी। तो इस प्रकार 1978 के बाद धीरे धीरे चाइना को कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की तरफ गया और साथ में वहां पर जो सुधारों की घोषणा हुई थी उसके अंतर्गत कह सकते हैं कि जो लोग थे वो धीरे धीरे सुधार कर रहे थे। लेकिन प्रेजेंट अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं चाइना के संदर्भ में, तो वहां पर कुछ
इतना ज्यादा कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जापान ने अपने आप को डेवलप किया था, चाइना में वो सारी चीजें नहीं देखने को मिली। क्यों? क्योंकि सबसे मेन कारण क्या था कि जो जापान था उसने अपनी इकोनॉमी को कह सकते हैं बहुत सुपर पावर के रूप में स्टैब्लिश किया था, जबकि चाइना क्या है वो मेनली रिवोल्यूशन के अंडर में है। कभी कल्चर रेवोल्यूशन हो रही है, कभी कोई मूवमेंट वहां पर चल रहा है। तो इन दोनों के बीच में जब देखते हैं तो जापान ने अपने आप को आज कह सकते हैं कि एक सुपर पावर के रूप में वो आज सभी देशों के सामने खड़ा हुआ है, जबकि चाइना कह सकते हैं अब भी अपने चाइना के अंदर उनके बीच में आपस में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल सकते हैं। और आज प्रेजेंट डे के अकॉर्डिंग तो हम देख ही रहे हैं कि जो चाइना की सिचुएशन है कि वहां पर किस प्रकार से क्या काम हो रहा है। और एक एग्जाम्पल जो अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने चाइना का, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि चाइना और जापान के अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं, उनके डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, तो जापान ने अपने आप को खड़े करते हुए 1945 के बाद जब उसके ऊपर एटम बॉम्ब अटैक हुआ था, उसके बाद से उसने अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में अपनी विल पावर के बेस पर अपने आप को स्टेब्लिश किया। जबकि चाइना क्या हुआ, वो रेवोल्यूशन में उलझा रहा। कभी 1911 में रेवोल्यूशन हो रही है, 1949 में हो रही है, कभी कोई वहां पर 4th मई का मूवमेंट चल रहा है, कभी लॉन्ग मार्च चल रहा है। तो ये सारी चीजें थी जो सारी की सारी चीजें चाइना को पीछे लेके जा रही थी। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने इसमें देखा कि किस प्रकार से दो सुपर जो कंट्रीज थे उन्होंने कॉलोनियल पीरियड से लेकर अपने आप को प्रेजेंट डे तक सुपर पावर के रूप में किस प्रकार स्टैब्लिश किया। अभी इसके बीच में एक और बात करते हैं हम इसमें ताइवान कंट्री की। ताइवान कंट्री के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें कहा था कि जो ताइवान है वो जो हमारा पैसिफिक ओशियन है उसके साथ लगता हुआ चाइना और जापान के साथ लगता हुआ कंट्री है। अब प्राचीन टाइम से, एंशिएंट टाइम से अगर बात करें तो चाइना का ही कब्जा था इसके ऊपर, ताइवान के ऊपर। इसको पहले क्या बोला जाता था, फार्मोसा बोला जाता था ताइवान को। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1894 और 95 में जापान और चाइना वार हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो जापान था उसने कैप्चर कर लिया था ताइवान के ऊपर। और अब धीरे धीरे जब कह सकते हैं कि वहां पर डेमोक्रेसी की वगैरह की बात आई, लोकतंत्र की बात आई, तो धीरे धीरे जब सारी ही सिचुएशंस वर्ल्ड वार के बाद जो कह सकते हैं कि वर्ल्ड चेंज होने लगा, तो ये जो कह सकते हैं कि 1949 से लेके और 65 तक जो चाइना के अंडर में रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना की गई। लेकिन बाहर से कह सकते हैं कि जो ट्रेडिंग का काम है वो ताइवान के साथ बाकी कंट्रीज कर सकती है, बट जब बात आती है उनकी फॉरेन पॉलिसी की या उनके ऊपर रूलिंग वगैरह की, तो आज भी चाइना इसके ऊपर कह सकते हैं एक ना जो अधिकार है उसका राइट है वो रखता है कि उसको एक स्वतंत्र कंट्री के रूप में आज उसको मान्यता नहीं दे पा रहा है। तो यही चीजें थी हमारे चैप्टर में फर्स्ट टू मॉडर्नाइजेशन में, किस प्रकार से चाइना और जापान ने अपने आप को डेवलप करते हुए कह सकते हैं कि एक सुपर पावर के रूप में दोनों ही कंट्रीज ने अपने आप को स्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, जिसमें जापान को कह सकते हैं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया। उसने अपने आप का विकास किया, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में उन्होंने विकास करते हुए अपने आप को वर्ल्ड के सामने आज सबसे फर्स्ट कह सकते हैं कंट्री के रूप में आज वो खड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से चाइना ने भी अपना डेवलपमेंट किया, बट कह सकते हैं कि उसके जो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनके कारण उसका उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया जितना कि जापान हमारे सामने स्टैंड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पांचों मॉडर्नाइजेशन चैप्टर्स को बुक में से रीड कीजिएगा, अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।